नमस्कार दोस्तों, ग्लास आईएएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 13 मई का करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसे एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन डेमोग्राफी डिविडेंड किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण से, ऑप्शन बी है कार्यशील जनसंख्या से, ऑप्शन सी है भौगोलिक क्षेत्र से, ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। कार्यशील जनसंख्या के आधार पर डेमोग्राफी डिविडेंड को निकाला जाता है। अब इसे जनसांख्यिकी के माध्यम से देखते हैं, तो इसमें जनसांख्यिकी के माध्यम से जनसंख्या को दो भागों में बांटा जाता है। एक ऑप्शन है कार्यशील जनसंख्या, दूसरा ऑप्शन है आश्रित जनसंख्या। तो कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं? 15 से 59 साल के बीच की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, और इसके नीचे अथवा इसके ऊपर की जनसंख्या को हम क्या कह सकते हैं? निर्भर जनसंख्या अथवा आश्रित जनसंख्या कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्यशील जनसंख्या के ऊपर ही आर्थिक रूप से परिवार तथा देश निर्भर होता है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका संबंध कैसे होता है या किस प्रकार से डिविडेंड यानी कि लाभ को प्रदर्शित करता है। तो हम देखते हैं कि यदि देश में कार्यशील जनसंख्या की संख्या ज़्यादा है और आश्रित की संख्या कम है तो उस स्थिति में उस देश का डेमोग्राफी डिविडेंड मजबूत होगा। परंतु यदि इसके निगेटिव में है यानी कि इसके नकारात्मक गुण प्रकट हो रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि डेमोग्राफी डिविडेंड उस राज्य के क्षेत्र में नकारात्मक साबित होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मुद्रा अवमूल्यन क्या है। ऑप्शन ए है मुद्रा का मजबूत होना, ऑप्शन बी है मुद्रा का कमजोर होना, ऑप्शन सी है उपरोक्त का अंतर, ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा आंसर बी सही होगा। मुद्रा का कमजोर होना ही मुद्रा का अवमूल्यन है। इसे दो क्षेत्रों में बांट कर देख सकते हैं। एक होता है डिप्रिसिएशन और एक होता है डिवैल्यूएशन। यदि डिप्रिसिएशन का बात करें तो यह स्वयं कमजोर होता है, यानी कि किसी मुद्रा का मान स्वयं यदि कमजोर हो रहा हो गरीबी अथवा बेरोजगारी की वजह से, तो उसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। परंतु यदि मुद्रा का ह्रास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो उसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। अब इनके दोनों के अलग अलग लाभ अथवा हानि हैं। अब देखते हैं डिप्रिसिएशन में इकोनॉमी हमेशा निगेटिव में ही रहती है, जबकि डिवैल्यूएशन में देखते हैं यह हमेशा पॉजिटिव का कार्य करता है। अब समझते हैं किस प्रकार से। आंतरिक तथा बाहरी स्तर पर यदि बात करें तो डिप्रिसिएशन में दोनों तरफ देश की मुद्रा कमजोर ही होती है, तो इस वजह से यह नकारात्मक होता है। और दूसरा जो होता है डिवैल्यूएशन, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम लोग समझते हैं किस प्रकार से यह पॉजिटिव होता है। तो देखते हैं, यदि $1 बराबर 70 रुपये है, लेकिन जब डिवैल्यूएशन होता है तो उस समय $1 बराबर 80 रुपये है। मान लेते हैं एक सेब है जिसे 1 किलो सेब है जिसे हम बाहर बेच रहे हैं, दूसरे देश में बेच रहे हैं। उस समय उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्राइस $1 है, तो उसे हम देख रहे हैं जब $1 में बेचेंगे तो हमें 70 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं कि जब डिवैल्यूएशन हो जाता है तो 1 किलोग्राम जब हम सेब बेचते हैं $1 में, तो उस समय हमें प्राप्त होते हैं 80 रुपये, यानी कि अब 10 रुपये ज़्यादा हमें प्राप्त हो रहे हैं। 10 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि हमारा जो निर्यात है वह लाभकारी सिद्ध हो रहा है। परंतु जब हम उसके पहले आयात करते हैं तो देखते हैं, यदि 1 किलोग्राम सेब को हम आयात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $1 में, तो हमें 70 रुपये
प्राप्त होते थे, 70 रुपये देने होते थे। अब हम देख रहे हैं यही 1 किलो सेब को यदि हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $1 में खरीदते हैं तो अब हमें 80 रुपये देने होते थे। यानी पहले 70 रुपये देने होते थे, अब 80 रुपये देने होते थे। तो 10 रुपये यहाँ पे ज़्यादा देने होते हैं। यानी कि आयात यहाँ पर हमारा क्या होगा, आयात निगेटिव होगा। यानी कि हम आयात कम करेंगे और निर्यात ज़्यादा करेंगे। तो यही था डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में अंतर। यानी कि डिप्रिसिएशन में क्या होता है, मुद्रा का ह्रास अपने आप स्वयं होता है और मुद्रा कमज़ोर होने की वजह से, परंतु डिवैल्यूएशन में मुद्रा केंद्र सरकार के द्वारा स्वयं कमज़ोर कर दी जाती है अपनी निर्यात शक्ति को बढ़ाने के लिए और आयात को घटाने के लिए, साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ाने के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ट्रेन से, प्रवासी मजदूर से, विदेशी प्रवासी से, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन सी सही है, विदेशी प्रवासियों से संबंधित है। यह किस प्रकार से संबंधित है? वंदे भारत मिशन के तहत 149 उड़ानें फिक्स की गई हैं, जिसमें भारतीय नागरिक जो विदेशों में फंसे हैं उनको भारत ले आना है। इसी के तहत 149 उड़ानें तय की गई है। तो हमारा यह संबंध किससे होगा? विदेशी भारतीय नागरिकों से संबंधित होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एलएसी का संबंध किससे है? एलएसी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और दूसरा ऑप्शन है लीनियर एडजस्ट कंपोनेंट, ऑप्शन सी है लैटिट्यूड ऑफ एटॉमिक सेंटर, तो ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारे ए वाला सही होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। जिस प्रकार से देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसी प्रकार से भारत और चाइना के बीच एलएसी है। अब एलएसी क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यह न्यूज में क्यों था? क्योंकि भारत और चाइना के बीच इस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से यह न्यूज में था। तो यहाँ पे हम लोगों को जानना था कि एलएसी क्या है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर सरिता देवगन, ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, आंसर बी वाला सही है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह 12 मई को मनाया जाता है। इनका नर्स के क्षेत्र में काफ़ी इनका योगदान रहा है, जिन्होंने अपना जीवन इन्हीं के इर्द गिर्द बिता दिया। तो इस वजह से इनकी याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, जो 12 मई को मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष कुछ अलग तरीके से मनाया गया, क्योंकि कोरोना काल में उनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 10%। जो हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन डी सही है, यानी कि 10%। 10% जीडीपी का दिया गया है, जिसमें लगभग 20 लाख करोड़ रुपए होते हैं। यह अब तक का भारत देश में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पैकेज है, जिसमें 4L पर काम किया जाएगा, यानी कि लेबर, लॉ, लैंड, लिक्विडिटी, इन चारों क्षेत्रों पर काम किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 10% का जीडीपी का 10% का पैकेज निर्धारित किया गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएएन का क्या है? तो ऑप्शन है
यूनियन अकाउंट नंबर, ऑप्शन बी है यूरेनियम एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब इसे हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। तो इसमें ऑप्शन जो सही है ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ऑप्शन सी सही है। तो आप समझते हैं इसमें क्या होता है। प्रोविडेंट ईपीएफओ जो कंपनी होती है, ईपीएफओ जो देखती है प्रोविडेंट फंड वाले क्षेत्र को, या कह सकते हैं कि वेतन इत्यादि से संबंधित क्षेत्रों को जो देखती है उसे कहते हैं ईपीएफओ। तो इसमें देखते हैं जो प्रोविडेंट होता है प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में से कटता है, वह अकाउंट एक अकाउंट में ऐड होता है, जिस अकाउंट को हम कह सकते हैं यूनिवर्सल अकाउंट, और उसका एक नंबर जारी किया जाता है जो 12 अंकों का होता है, 12 अंकों का होता है। यह किसी लिमिटेड कंपनी अथवा गवर्नमेंटेड कंपनी में निर्धारित किया जाता है, प्राइवेट कंपनी में भी निर्धारित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अधिक इसको फोकस नहीं किया जाता है। लेकिन लिमिटेड कंपनी में आपका पीएफ कटता है, तो उस समय हम देखते हैं कि 12 अंकों का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में एक ही बार जारी किया जाता है, व्यक्ति के जीवन में एक ही बार जारी किया जाता है। यदि इसमें गलती हो गई है तो उसे ऑनलाइन सुधार किया जा सकता है। तो इसी पर हमारा फोकस था कि पीएफ का जब बैलेंस लोग निकाल रहे थे तो उस समय उनमें कुछ अशुद्धियाँ पाई गई, जिसे कहा गया कि आप ऑनलाइन के माध्यम से इसमें सुधार कर सकते हैं। तो इस वजह से यह न्यूज में रहा। तो हमारा जो यूएएन है वह क्या है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। अब इसकी सहायता से हम व्यक्ति पीएफ अकाउंट की पासबुक को ऑनलाइन देख सकता है। इसकी सहायता से व्यक्ति पीएफ अकाउंट के पासबुक को देख सकता है, साथ में वह बैलेंस भी चेक कर सकता है कि हमारे पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो इस वजह से यह न्यूज में रहा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मुरी गंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गंगा की, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र की, ऑप्शन तीसरा है गोदावरी की, ऑप्शन डी है हुगली की। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा आंसर होगा वो हुगली की। मुरी गंगा हुगली की सहायक नदी है। यह किस राज्य में स्थित है। तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो मुरी गंगा है और हुगली है, ये दोनों मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करते हैं, और ये ज्वारनद मुख का भी निर्माण करते हैं। ज्वारनद मुख क्या होता है, जब कोई नदी किसी समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर मिलने वाले स्थान के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ज्वारनद मुख कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है आर्थिक संकट के घाटे में रहना, ऑप्शन बी है बैंकिंग नीति में कमी, ऑप्शन सी है ब्याज दर का अधिक होना, ऑप्शन डी है नए बैंकों में विलय से। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि नए बैंकों में विलय होने से, यानी कि दूसरे बैंक का निर्माण। बैड बैंक क्या होता है, यदि उस बैंक की आर्थिक स्थिति अथवा एनपीए अधिक हो जाता है, आर्थिक स्थिति कमजोर व एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट अधिक हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, वह अकाउंट बैंक कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसे समाप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से वह दूसरे बैंक में जुड़ जाता है अथवा विलय कर लेता है। तो इसी को हम इस बैंक को क्या कहेंगे, बैड बैंक का नाम देते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट सशक्त क्या है। ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र को मजबूत करने से, ऑप्शन बी एनपीए से संबंधित, ऑप्शन सी है रक्षा प्रौद्योगिकी को मजबूत करने से, ऑप्शन सी है डी है सेना प्रणाली को मजबूत करने से। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी एनपीए से संबंधित है।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट को प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट सशक्त का चलाया गया था। और इसमें देखते हैं प्रोजेक्ट सशक्त के जो अध्यक्ष रहे हैं वो सुनील मेहता रहे हैं। प्रोजेक्ट सशक्त के अध्यक्ष सुनील मेहता रहे हैं, जिनके माध्यम से एनपीए के लिए एक नया प्रोजेक्ट चलाया गया जिसे सशक्त कहते हैं। और यह उसके नीतियों में बदलाव करेगा ताकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एनपीओ को भारत सरकार अथवा बैंकों को वापस दिलाया जा सके। इस वजह से यह न्यूज में रहा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।